नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें साइंस का 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और 2 पार्ट्स में हम लोग 140 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब आगे इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। 70 से 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमारा कुछ लिंक है जिसको कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप से आप अपना लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, तो जरूर जुड़िए हमारे ग्रुप से। और चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है। 140 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, तो उसके आगे देखने का आज प्रयास करेंगे 141 नंबर क्वेश्चन से कि क्या है आगे का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 141 नंबर। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च्ड? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो था वो कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975, 1 अप्रैल 1966 या फिर 2 दिसंबर 1975? तो आंसर, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के, जी हाँ, गुप्त काल के बहुत ही प्रसिद्ध खगोलज्ञ थे, गणितज्ञ थे, ठीक है, मैथमेटिशियन कह सकते हैं, ठीक। तो इनके नाम पर भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संवेग और वेग के अनुपात, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? वेग है यानी कि वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, द्रव्यमान, मास एंड बल यानी कि फोर्स। तो संवेग क्या होता है? संवेग जो होता है उसको कहते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। और किसका अनुपात लगाना है? तो वेग का अनुपात लगाना है, तो भी से भी कट जाएगा और बच क्या जाएगा? मास बच जाएगा, है ना। मास बच जाएगा तो मास का मतलब द्रव्यमान, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा यहां पर, कि मोमेंटम और वेलोसिटी का जो अनुपात होता है, रेशियो जो होता है, वो हमें मास देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बल का गुणनफल, बल किसका गुणनफल है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या फिर भार और त्वरण का। मास एंड वेलोसिटी, मास एंड एक्सेलरेशन, वेट एंड वेलोसिटी, वेट एंड एक्सेलरेशन। तो बल F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, F इज इक्वल टू ma। तो F यहाँ पर फोर्स होता है, m होता है मास और a होता है एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ये होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मतलब कि कौन सी राशि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सा है? सदिश राशि कौन होता है? जिसमें मात्रा के साथ साथ दिशा भी होती है ना। मात्रा के साथ साथ उसमें क्या होगा? दिशा भी होगी। और वैसा क्वांटिटी जिसमें कि वैसा क्या कहते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसमें कि आपका दिशा नहीं होगा, केवल मास होगा, केवल आपका क्या कहते हैं उसको, मात्रा होगी, उसको कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर हमें स्केलर क्वांटिटी चुनना है। विस्थापन, वेग, बल और आयतन। तो विस्थापन में दिशा होती है, ठीक है। 2 चीज होता है, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें दिशा भी होती है, तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की बात करें तो ये भी जो है आपका, एक होता है आपका स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी यदि आ जाता है तो उसमें दिशा भी होती है, यानी कि वेक्टर हो जाता है। फोर्स तो वेक्टर है ही, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसमें। एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है इसमें केवल मात्रा होती है, दिशा नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आयतन, यानी कि डी। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? 1 किलोमीटर डिस्टेंस इज 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? फॉर डिटरमाइनिंग एक्सेलरेशन व्हिच इज द करेक्ट फॉर्मूला? A = v - u/t, A = u + vt,
ए इक्वल टू भी प्लस यू बाई टी या फिर ए इक्वल टू भी प्लस यू बाई टू। तो आप पढ़े होंगे तीन फॉर्मूला होता है डायनेमिक्स में, एक होता है भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू जो यहाँ पर भी जो होता है ये फाइनल स्पीड होता है, यू जो होता है वो इनिशियल स्पीड होता है, ए होता है एक्सेलरेशन और टी होता है टाइम। तो यहां से यदि हम लोग निकाले तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा, और यदि हम लोग एक्सेलरेशन निकाले तो v माइनस यू बाई टी आ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। पहला ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रॉट्स। तो आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ, जी हाँ, तरंग दैर्घ्य कहते हैं कोई भी दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर ट्रॉट्स होता है। जैसे मान लिया ये वेव है आपका, ये आपका वेव है, तो इस प्रकार से चलेगा। मान लिया ये साइन वेव है, इस प्रकार से चल रहा है ना। तो उत्तरोत्तर मतलब कंजिक्यूटिव जो आपका क्रेस्ट होगा वो कौन होगा? ये होगा और ये होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ये दोनों के बीच का जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मान लिया ये ए है ये बी है, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या कहा जाएगा? तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा। या फिर अगर क्रेस्ट की बात करें, सॉरी ट्रॉट्स की बात करें, तो ये और ये हो गया, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम लोग क्या? वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव चार्ज? एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे या फिर गामा रे, या फिर पार्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। तो इसमें कौन सा ऋणात्मक आवेश होता है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? बीटा रे। बीटा रे जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इसके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, किसमें नेगेटिव चार्ज होता है, किसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, किसमें मास कितना होता है, ये सब निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है, ये सब निश्चित तौर पर पूछा जाता है हर बार। चलिए, किस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट हैज 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन भी 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी आपका 2 ही है। ठीक है, तो हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? P प्लस N के बराबर होता है। तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो गया इसका द्रव्यमान संख्या। आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर मेटालिक एलिमेंट्स। देखिए 2 और 8 यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा न्यूट्रल गैस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। 287 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि अंतिम कक्षा में इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, 287 ये क्लोरीन का है और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब 288 है, इसमें भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी जो है आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑर्गन, और फिर आपका 2882 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज है इस पर। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जिस पर होता है वो आपका धातु तत्व होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2882 ये जो होगा ये आपका धातु तत्व के लिए निरूपण हो जाएगा। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। 150 का हो जाएगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं। रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां है? वेयर इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस? मस्तिष्क, सेरिबेलम या फिर रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड या फिर तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल। तो रिफ्लेक्स क्रियाएं जितनी भी होती है उनका जो कंट्रोल होता है वो रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से होता है। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हम लोग मस्तिष्क या फिर तंत्रिका कोशिकाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे मान लिया कि आंख में कुछ डस्ट पड़ गया या फिर आपका कीड़ा पड़ गया, तो तुरंत हमारी पलकें झपक जाती हैं। तो ये क्या होता है? कहीं पर मच्छर काटे तो तुरंत वहां पर हाथ जाता है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, मतलब प्रतिक्रिया तुरंत जो हमारा शरीर देता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? विच इज द इंटरेस्टिंग हार्मोन टू स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरोक्सिन? TSH, FSH, LTH या फिर ACTH? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए, TSH। इसको कहते हैं थायराइड
सिमुलेटिंग हार्मोन, यहां पर देख सकते हैं सिमुलेट करने की बात की जा रही है ना, थायराइड को सिमुलेट करने की बात की जा रही है, तो TSH थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ओके, याद रखिएगा ये हार्मोन का नाम। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निषेचन की क्रिया कहां होती है? वेयर डज द एक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स? गर्भाशय, डिंबवाहिनी, डिंब या फिर योनि, यूटेरस, ओविडक्ट, ओवम या फिर वेजाइना, कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन? तो अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये जो होता है आपका डिंब वाहिनी में होता है, यानी कि ओविडक्ट में होता है, ठीक है। और ओविडक्ट को ये फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, FALLOPIUM, फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, फैलोपियन ट्यूब इसको कहा जाता है, डिंब वाहिनी ओविडक्ट को, ठीक है। आगे देख लेते हैं, परिक्रमण में पृथ्वी द्वारा प्रति मिनट कितनी दूरी तय की जाती है? हाउ मच डिस्टेंस पर मिनट कवर्ड बाय द अर्थ इन द रिवोल्यूशन? देखिए, रिवोल्यूशन और रोटेशन दो चीजें होती हैं। पहला होता है, देखिए, एक है आपका, ये मान लिया सन है, ठीक है, और ये आपका अर्थ है, ठीक। तो ये जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिवोल्यूशन, ठीक है। और अर्थ जो अपने अक्ष पर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसको कहा जाता है रोटेशन, ठीक है। इसको रोटेशन कहते हैं और इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। तो यहां पर हमसे रिवोल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका जो गति होता है उसके बारे में, कि कितना डिस्टेंस प्रति मिनट यह तय करता है। 28 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर या फिर 79 किलोमीटर, 28, 59, 69 और 79 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 28 किलोमीटर यह तय करता है, ठीक है। तो यदि हम लोग एग्जैक्टली देखें तो 27.7 किलोमीटर पर मिनट होता है इसका स्पीड, ठीक है, पृथ्वी का रोटेशन का जो स्पीड होता है। चलिए, पीतल के बर्तनों की टिनिंग करते समय गर्म बर्तन को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड पाउडर धुएं का उत्पादन करता है। While tinning of brass utensils, the ammonium chloride powder used to clean the hot utensil produces fumes of अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसका धुआं निकलता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी हम लोग पीतल के बर्तनों की टिनिंग करते हैं तो गर्म बर्तन को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल जब करेंगे पीतल के साथ तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा और उसी का धुआं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अमेरिकी स्पेसशिप कोलंबिया में त्रासदी के साथ में, मतलब अमेरिकी स्पेसशिप था कोलंबिया, उसके साथ त्रासदी कब हुई ये पूछा जा रहा है। द अमेरिकन स्पेसशिप कोलंबिया मेट विद ट्रेजेडी इन 2000, 2001, 2002 और 2003। तो कब इसमें हुआ? 2003 में, 2003 में कोलंबिया जो स्पेसशिप था अमेरिका का, वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसी में कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला जी जो कि भारतीय थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं। रक्त के थक्के जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो आपका रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक। ये बहुत बार पूछा जा चुका है तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज पायरुविक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल या फिर फॉर्मिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो होता है इसी को शराब भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? शराब भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा जरूर, ठीक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसको कहते हैं C2H5OH। C2H5OH इसका फुल फॉर्म होता है इथाइल अल्कोहल का, ठीक। और यही जो होता है शराब के रूप में भी, हम लोग वाइन के रूप में जो शराब के रूप में पीते हैं, लोग पीते हैं, मैं नहीं पीता हूं, सॉरी। तो इथाइल अल्कोहल कहते हैं इसको, ठीक है। अल्कोहलिक खमीर का उत्पादन होता है। चलिए, निम्नलिखित में से हार्मोन है वो, आउट ऑफ द फॉलोइंग द हार्मोन इज। हार्मोन कौन सा है? आरएनए, इन्वर्टेस, इंसुलिन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो हार्मोन इनमें से कौन सा है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन होता है। मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियाज से ये निकलता है। पैंक्रियाज में लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है, वहां से यह निकलता है। कौन सा? इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपको डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हुए आप डायबिटीज के पेशेंट्स को देखते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज नॉट केप्ट इन ग्लास बॉटल्स बिकॉज इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरिक दे दिया है, गलत होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड
जो होता है वो कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है। किससे प्रतिक्रिया कर लेता है? दृश्य प्रकाश से यानी कि विजुअल लाइट से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से यानी कि सोडियम ऑक्साइड ऑफ द गैस, कांच के एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच में क्या होता है? कांच को हम लोग कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कांच का जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है उसी से प्रतिक्रिया करेगा ना। कांच के बोतल में रखा जा रहा है तो कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको आसानी से बनाना चाहिए था यदि कांच का फॉर्मूला आपको पता होता कि SiO2 होता है तो, ठीक है। चलिए 160 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है? अ मेटल व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर सम टाइम्स गेट कोटेड विद ग्रीन बेसिक कार्बोनेट, द मेटल इज कॉपर, सिल्वर, निकेल और जिंक। कौन सा मेटल होता है? तो ये जो होता है तांबा होता है। तांबा को यदि आप लोग रख दीजिए वायु में थोड़ी देर के लिए तो उस पर जो है हरे रंग का कार्बोनेट का परत जम जाएगा और वो जो है आपका हरा कलर का होता है, देखने में थोड़ा सा अजीब तरह का लगता है। तो ये हो जाएगा 161 का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा तांबा यानी कि ए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, फलों को कृत्रिम पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। कृत्रिम रूप से मतलब कि हम लोग जब फल तोड़ करके कच्चा लाते हैं तो उसमें कुछ रख देते हैं, इस प्रकार का गैस रख देते हैं जिससे कि वो पक जाता है। आप लोग देखते होंगे आम वगैरह सीजन से पहले इसी कारण से आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है? द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर एथिलीन। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? एथिलीन का यूज किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा HNO3 प्लस H2SO4, H2SO4 इसका यूज किया जाता है, ठीक है। HNO3 प्लस H2SO4 का यूज किया जाता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एथिलीन को एसिटिलीन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, क्या है? द एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन इज अ साल्ट यानी कि नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्रण यानी कि कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है, या फिर एस्टर क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन आखिर है क्या? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह जो है नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, ठीक, याद रखिएगा। याद रखने से अच्छा रहेगा, रट लीजिए, इसको रट लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इवोल्यूशन किस आधार पर आगे बढ़ता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इवोल्यूशन प्रोसीड्स ऑन अकाउंट ऑफ जीवाश्म, अस्तित्व के लिए संघर्ष यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, पीढ़ी के माध्यम से अनुकूलन, एडेप्टेशन थ्रू जनरेशन, या फिर विरासत इनहेरिटेंस। तो इवोल्यूशन जो होता है, विकास जो होता है, वो किस माध्यम से होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 164 का नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अस्तित्व के लिए संघर्ष, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 164 का आंसर बी, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ अ यूटेंसिल विद जिंक, द यूटेंसिल इज मेड द कैथोड, बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। प्योर जिंक इज मेड द एनोड, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। द यूटेंसिल इज मेड द कैथोड एंड प्योर जिंक इज मेड द एनोड, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। या फिर द यूटेंसिल इज मेड एनोड एंड प्योर जिंक इज मेड द कैथोड, मतलब बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो इसमें से क्या सही है ये पूछा जा रहा है। जब जस्ते के बर्तन पर मतलब जिंक का कोटिंग चढ़ाया जा रहा है, विद्युत लेपन किया जा रहा है किसी बर्तन पर, तो उसमें क्या किया जाए, किसको एनोड बनाया जाएगा, किसको कैथोड बनाया जाएगा, यही पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाएगा और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा, द यूटेंसिल इज मेड द कैथोड एंड प्योर जिंक इज मेड द एनोड, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर रेडॉन। कौन सी नोबेल गैस जो होती है, नोबेल गैस या फिर न्यूट्रल गैस, ये मतलब वायु में नहीं होती है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो रेडॉन जो है वो आपका बनाया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ये जो होता है आपका एयर में नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब पाया जाता है उसमें भी, एयर में भी। क्लोरोफिल में मौजूद धातु आयन है। द मेटल आयन प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या फिर कोबाल्ट। क्लोरोफिल में क्या मौजूद होता है? ये क्लोरोफिल कहां होता है? हरी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, जिसके माध्यम से पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं अपना। तो अच्छा एक मिनट, इसमें जो है थोड़ा सा मैं रेडॉन के बारे में थोड़ा और बता दूं। नोबेल गैस रेडॉन जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। रेडॉन का ये जो आपका होता है वो Rn होता है और 86 इसका परमाणु संख्या जो है वो 86 है, ठीक है। और ये जो है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव डीके से बनता है, ठीक है, रेडॉन, ठीक। अब चलते हैं क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में जो होता है आपका
मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है तो याद जरूर रखिएगा, हाल में भी पूछा गया है बीपीएससी में। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? नेक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशिया यानी कि ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पाइप, सामने वाले चपटे दांत यानी कि इंसीजर, या फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, तो इसमें से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है ये पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत। इंसीजर दांत जो है उससे कुछ अवशिष्ट होता है क्या? मतलब बाहर निकलता है क्या? अवशेषी अंग कौन होता है जिससे कुछ बाहर निकले, है ना? तो दांत से कुछ बाहर निकलता है क्या? कुछ नहीं निकलता है, तो ये क्या हो गया? अवशेषी अंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 169। शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है ये पूछा जा रहा है। स्वीटेस्ट अमंग ऑल द सुगर्स इज फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज? कौन सा सबसे मीठा है सुगर में, ये पूछा जा रहा है। चीनी में या फिर शर्करा में सबसे मीठा कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठा होता है चीनी में। ये हाल ही का क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा भी गया है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, you are standing in a lift, the force on the floor of the lift due to your weight will become zero when the lift moves up with the acceleration of 9.8 meter per second square। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, या फिर लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए लिफ्ट, ये है आपका लिफ्ट, ये मान लिया आपका लिफ्ट है और ये खड़े हैं आप। ठीक है, अब ये लिफ्ट को धरती जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से खींच रही है। ठीक है, अब यदि ये भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जाएगा, ठीक है, तो अच्छा आपका वेट जो है, आपका वेट जो है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, आपका वेट भी तो नीचे की तरफ लग रहा है। अब यहां पर हमको देखना है कि लिफ्ट में यदि आप खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा जो भार लग रहा है, आपके भार द्वारा जो बल लग रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब लिफ्ट जो है वो ऊपर या नीचे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जाएगी तब। ठीक है, तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो लिफ्ट जब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आएगी तब जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा। मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे भी खींचा जा रहा है और ये नीचे ही आ रहा है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि आप में टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ जाने की, तो ऊपर तो आप जाएंगे नहीं क्योंकि ये 9.8 से ही आ रहा है। अगर इससे ज्यादा से आएगा तब आप जो है इसको छोड़ करके फर्श से आपका पैर उठ करके और आप ऊपर की तरफ सट जाएंगे, लेकिन ये चूंकि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही आ रहा है इसलिए आपको भार शून्यता का अनुभव होगा, यानी कि आपका वेट जो होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ टिन, सीसा, निकेल। टिन और शीशे की एक मिश्र धातु। तो ये किससे बना होगा? ये बना होगा टिन और एक अलॉय होता है टिन और लेड का। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा Sn प्लस पीबी, पीबी कहते हैं लेड को, तो Sn प्लस पीबी का एक अलॉय होगा जिससे जो है आपका फ्यूज बनेगा, सुरक्षा फ्यूज जो लगाया जाता है, सेफ्टी फ्यूज जो लगाया जाता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी कहां से लाया जा रहा है? चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जा रहा है। चांद पर जो द्रव्यमान होता है किसी भी चीज का वो भार जो होता है, द्रव्यमान तो दोनों जगह सेम होगा, अर्थ पर, अर्थ हो या मून, दोनों जगह द्रव्यमान जो होगा वो सेम होगा, लेकिन भार जो होगा, भार किसको कहते हैं? m इंटू जी, मतलब मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो होता है वो मून पर कितना होता है? 1/6 होता है अर्थ की तुलना में 1/6 होता है। तो इसलिए जब चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान तो मैंने बताया कि दोनों जगह सेम होगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। यही सही आंसर होना चाहिए। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान बदलेगा ना भार, बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या होगा? भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी, इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास। चलिए, सबसे छोटा दिन होता है, कब होता है सबसे छोटा दिन? ये पूछा जा रहा है। द स्मॉलेस्ट डे अकर्स ऑन 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 23 जून या फिर 23 अप्रैल। कब होता है? कब होता है स्मॉलेस्ट डे? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी पर। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जो ठंड का मौसम होता है उसमें दिन छोटा होता है, रातें लंबी होती हैं।
नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब द सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो और सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो बृहस्पति से तो कोई लेना देना है ही नहीं। सूर्य ग्रहण कब होगा? मान लिया ये सन है, ये सन है और ये है आपका अर्थ, ठीक, बीच में आ गया आपका मून, तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और यदि चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये है आपका सन, ये बीच में आ जाएगा आपका अर्थ और इधर हो जाएगा मून, तो क्या होगा? मून में अपना लाइट तो होता नहीं, अपने चमक तो होती है नहीं, सूर्य से प्रकाश पड़ता है मून पर तब जाकर के ये चमकता है। अब ये बीच में पृथ्वी आ गया और पृथ्वी का जो साइज है वो मून से बड़ा है, तो क्या होगा? एक सीधी रेखा में है ये, तो सूर्य का लाइट जो है वो मून तक पहुंचेगा ही नहीं, तो मून जो है वो चमकेगा ही नहीं। जब चमकेगा ही नहीं तो पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगा। तो ये जो हो जाएगा आपका ल्यूनर एक्लिप्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सोलर एक्लिप्स। तो क्या होगा? जब मून बीच में हो तब, चंद्रमा बीच में हो तब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, 174 का आंसर ए। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, आप लोग जानते हैं, बेनिया, पीनाला, विरग्योर जिसको कहते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स? द कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रिज्म, the colors can be separated by a filter, the colors can be separated by plants, the colors can be separated, can't be separated। तो प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, प्रिज्म में जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जानते हैं प्रिज्म कैसा होता है? इस प्रकार का होता है प्रिज्म, ये मतलब तीन तरफ से ये ट्रायंगल होता है, लेकिन अभी चूंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है इसलिए मैं इस तरह से दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से जाएगा सूर्य का लाइट और यहां से इस तरीके से आएगा और यहां पर फिर जो है 7 भागों में ये बट जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रिज्म। ठीक, तो प्रिज्म के द्वारा इसको सेपरेट किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ए। शीतलन किसके द्वारा किया जाता है? कूलिंग इज डन बाय पानी का बहाव, संपीड़ित गैस का विमोचन यानी कि रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, खाना पकाने की गैस या फिर मिट्टी को पिघला करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस जैसे CO2 का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कंप्रेस्ड करके यूज किया जाता है किसमें? जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें यूज किया जाता है ना। तो कूलिंग उसमें किया जाता है किससे? कंप्रेस्ड गैस को रिलीज जब होता है, कंप्रेस्ड गैस जब रिलीज होता है, देखते होंगे जब आप ढक्कन खोलते हैं तो पट से आवाज आती है थोड़ी सी, है ना। तो वो जो होता है कंप्रेस्ड होता है CO2 और वो जब अचानक से रिलीज होता है तो वो आवाज आती है। ठीक है, तो ये कूलिंग किसके द्वारा किया जाता है? रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? व्हाइट लाइट इन अ ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय, तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या फिर अणुओं को दोलित करके। मतलब हीटिंग अ कॉपर वायर, हीटिंग अ फाइबर, एक्साइटिंग द एटम्स और ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स। आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट लाइट को ट्यूब में प्रोड्यूस कैसे करेंगे? फाइबर को गर्म करके, तंतु को गर्म करके किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये एक एनसीईआरटी में आपको एक एक्सपेरिमेंट भी मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो वहां जाकर के देखिएगा जरूर। 178 नंबर क्वेश्चन है। सोना घुल जाता है, गोल्ड इज डिसॉल्व्ड इन, किसमें घुल जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें जो है ना सारा का सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। देखिए गोल्ड जो है वो एक्वारेजिया में घुलता है। ठीक है, एक्वारेजिया, थोड़ा स्पेलिंग में हो सकता है कि गलती हो, एक्वारेजिया में घुलता है जो कि HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। ठीक है, ठीक है, HCl और HNO3 को मिलाने से बनता है क्या? एक्वारेजिया, और उसी में गोल्ड डिसॉल्व होता है। तो यहां पर अगर मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड तो है ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड होता तो सी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इसमें सारा का सारा ऑप्शन गलत है। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। यहां पर इस एक मिनट हाँ, चलिए आगे देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज, पेट्रोल, जलता कोयला या फिर लकड़ी। इंडस्ट्रीज, पेट्रोल, बर्निंग कोल और वुड किसके कारण होता है? तो ये जो होगा अम्लीय वर्षा जो होगा इंडस्ट्रीज के कारण होगा। इंडस्ट्रीज से क्या होगा? धुआं निकलता है और वो धुआं जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, धुआं में पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो ऊपर जाते हैं और फिर जो है वहां से एसिड बनकर के संघनित होकर कंडेंस्ड होकर के वर्षा के साथ गिरते हैं, जिसको कि अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहा जाता है। उससे संगमरमर जो होता है वो खराब हो जाता है, खास करके व्हाइट संगमरमर। तो एसिड रेन से सबसे ज्यादा खतरा जो है वो ताजमहल को बताया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका?
इंडस्ट्रीज हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। महासागर में उच्च ज्वार किसके कारण होता है? हाई टाइड इन द ओशियन इज कॉज्ड बाय भूकंप, सूर्य, तारे या फिर चांद के कारण। ठीक है, सूर्य और चांद दोनों के कारण होता है, लेकिन ज्यादा किसके कारण होता है? चांद के कारण होता है। क्यों? क्योंकि चांद हमसे ज्यादा नजदीक है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, सूर्य बहुत ज्यादा दूर है तो उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ज्यादा नहीं लग पाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स टू, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? कोई भी एक चुंबक है, मान लिया ये एक ऊपर में कुछ आयाम है या फिर कुछ आधार है, उससे एक ये डोरी लटका दिया और उसमें जो है ये आपका एक लटका दिया चुंबक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हमेशा नॉर्थ और साउथ को पॉइंट करेगा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ को ही पॉइंट करेगा, याद रखिएगा। तो चुंबकीय सुई जो होती है वो हमेशा संकेत करती है उत्तर की तरफ, हमेशा टुवर्ड्स नॉर्थ ये इंडिकेट करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, एयर, सॉइल, वाटर। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? देखिए, हाइड्रोजन को जब जलाएंगे, हाइड्रोजन क्या हो गया? H हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या हो गया? O हो गया। जब भी कोई भी चीज जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनेगा? पानी ही बनेगा ना, H2O ही बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मायोग्लोबिन में धातु है। मायोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या फिर आयरन। मायोग्लोबिन में कौन सा होता है? तो ये होता है डी, इसमें जो है लोहा होता है। ठीक, लोहा होता है। यह क्या होता है? आयरन कॉन्टेनिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्पिरिन किससे प्राप्त की जाती है? एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त होगा? पेट्रोलियम, पृथ्वी, एक पेड़ या फिर एसिड की रासायनिक प्रतिक्रिया से। एस्पिरिन किससे प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन है। एस्पिरिन की अगर हम लोग बात करें तो यह प्राप्त होता है विलो ट्री से। ठीक है, विलो ट्री का जो छाल होता है, विलो पेड़ का ट्री का जो छाल होता है उससे प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पीतल किससे बना है? ब्रास इज मेड फ्रॉम कॉपर एंड निकेल, निकेल एंड जिंक, मैग्नीशियम एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। तो याद रखिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ते थे बचपन से ही, पिताजी होते हैं ना। तो पीतल जो है वो किससे बनेगा? तांबा, ता से तांबा और प्लस जी से जिंक। ठीक है, तो तांबा और जिंक यानी कि कॉपर, Cu प्लस Zn। ठीक है, तो कॉपर एंड जिंक, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूहा जहर बनाने के लिए, जो चूहा के लिए जो जहर होता है उसको बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? व्हिच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग रैट पॉइजन? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड या फिर इथाइल आइसो या फ्लाइट। ठीक है, तो यदि हम लोग देखें तो पोटेशियम साइनाइड तो बहुत ही तगड़ा जहर होता है, बहुत ही तगड़ा होता है। इसका तो आज तक कहते हैं कि कोई टेस्ट तक नहीं बता पाया, इतना जल्दी इंसान मर जाता है। आतंकवादी लोग जो है जनरली इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, लेकिन पोटेशियम साइनाइड का ही यूज किया जाता है चूहा का जहर बनाने के लिए भी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 186 का सी। पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? KCN। ठीक है, याद रखिएगा, K से पोटेशियम और CN से क्या हो जाएगा? साइनाइड हो जाएगा। ठीक है, KCN, या फिर इसी को कहा जाता है जिंक फॉस्फाइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? जिंक फॉस्फाइड, PHOSPHYT। तो जिंक फॉस्फाइड भी इसको कहा जाता है या फिर पोटेशियम साइनाइड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गेहूं की खेती के लिए किस खाद का प्रयोग किया जाता है? फॉर व्हीट कल्टीवेशन व्हिच फर्टिलाइजर इज यूज्ड? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या फिर लोहा? किसका यूज किया जाएगा? गेहूं की खेती के लिए। गेहूं की खेती के लिए जरूरी क्या होता है? यूरिया जरूरी होता है। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विच मेटल कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, तांबा और लोहा से क्या विद्युत उत्पन्न होगा? नहीं होगा। यूरेनियम से हो सकता है। यूरेनियम 238 जो होता है इसका उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर फिजन में और इसके माध्यम से नाभिकीय विखंडन करा करके, न्यूक्लियर फिजन करा करके वहां से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसको नियंत्रित करके हम लोग क्या कर सकते हैं? विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा उससे भयानक रूप से निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक की कालावधि है। लोलक की कालावधि, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम
डिपेंड्स ऑन द मास, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। ठीक है, 2 पाई तो आपका 3.14, ये तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, L जो होता है वो लेंथ होता है। ठीक है, मान लिया ये पेंडुलम है, ये मान लिया एक आधार है, यहाँ पर डोरी लटका हुआ है और ये है आपका पेंडुलम। ठीक है, तो ये जो डोरी की जो लंबाई होगी इसको कहेंगे L, इसके बीच से इससे लेंथ निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये आपका L हो जाएगा, और G जो होता है वो ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, जिस भी सतह पर है, जहां पर भी है, वहां पर जो भी ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रहा है, G जो लग रहा है उसको कहते हैं। तो यहां पर यदि हम लोग टाइम पीरियड देखें तो किसके ऊपर निर्भर करेगा, ग्रेविटेशन भी तो कांस्टेंट हो गया और पाई भी कांस्टेंट हो गया, तो निर्भर किस पर करेगा, लेंथ पर करेगा, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीपुल गेट स्किन बर्न्स इन अ स्विमिंग पूल ड्यू टू, तैरने के तालाब में मतलब स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों जल जाती है, अवरक्त किरण के कारण, यानी कि इंफ्रारेड रे, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के। पराबैंगनी किरण थोड़ी ना होगा, ये तो सन में होता है, उष्मा कोई गर्म पानी में तो आदमी तैरता नहीं है ना। और अवरक्त किरण इंफ्रारेड रे वहां कहां से आ जाएगा, स्विमिंग पूल में, तो क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है उसकी क्लीनिंग के लिए। ठीक है, साफ करने के लिए, जो पानी होता है स्विमिंग पूल का उसको साफ रखने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, और उसी के कारण जो है स्किन जो है वो जलने लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोरीन के कारण। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा को गतिज में जब परिवर्तित किया जाता है तो व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो हीट लॉस, हीट लॉस इज 50%, हीट लॉस इज 30%, हीट लॉस इज 80%। कितना हीट लॉस होगा यही पूछा जा रहा है, तो कोई भी हीट लॉस इसमें नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट जब किया जाएगा मोशन में तो कोई ज्यादा हीट लॉस नहीं होता है। ठीक है, वो होता भी होगा तो बहुत नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको कोई उष्मा का नुकसान नहीं होता है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्कर के किण्वन से बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स टू इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से भी जो है शुगर का जो फर्मेंटेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, द एनर्जी ऑन सन रिलीज्ड ड्यू टू, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा या फिर अवकरण अभिक्रियाओं के द्वारा। ये क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूं। यहाँ पर सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किससे होगा, नाभिकीय संलयन से होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन से होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाएगा, हीलियम बनाएगा, और इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रडार का आविष्कारक कौन था, रडार का आविष्कारक कौन था ये पूछा जा रहा है। तो रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवॉल या फिर टेलर एंड लियो यंग। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा टेलर एंड लियो यंग। इनका पूरा नाम जो था वो था अल्फ्रेड ह्योट टेलर, अल्फ्रेड ह्योट टेलर। ठीक है, अल्फ्रेड ह्योट टेलर, और जो दूसरे हैं उनका नाम था लियो क्रॉफोर्ड, लियो CRAWFORD, लियो क्रॉफोर्ड यंग। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के रडार का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द ब्लड प्रेशर, स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर या फिर एमीटर। एमीटर से तो आप क्या नापते हैं, विद्युत धारा नापते हैं, स्पिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा, जो देखते हैं आप लोग ब्लड प्रेशर मापने का मशीन, जिसमें पच ये इस तरह दाबता है, एक कहते हैं वो गोला टाइप का होता है, उसको दबाता है और वहां पर पारा उठते जाता है। देखते होंगे पुराना वाला, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, जो पुराना वाला आप लोग देखते होंगे, बाह में पट्टी बांध करके और उसके बाद क्या आता है, तो वो जो है स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है, सब लोगों ने देखा होगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, बीपी मशीन उसको कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B1 या फिर विटामिन B12। तो किसमें कोबाल्ट होता है, यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो विटामिन B12, विटामिन जो B12 होता है उसमें आपका कोबाल्ट होता है। इसका पूरा नाम ही होता है साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन होता है। तो कोबाला जो है वही है आपका कोबाल्ट। ठीक है, तो विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ एफ्लाटॉक्सिन ब्लड एडल्टेरेंट? हार्ट, लंग्स, किडनी या फिर लीवर? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर यकृत? तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होगा? यहाँ पर यकृत यानी कि लीवर जो होगा वो प्रभावित होगा। खाद्य विषाक्तन है, वैसे भी आपका फूड एडल्टेरेंट है ये, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा और वहां पर जो है आपका उसको खराब करेगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा। चलिए, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? द विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज 100 to 400 nm, 400 to 700 nm, 740 to 10,000 nm या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये जनरली क्या होता है? 380 से लेकर 700 nm होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसी रेंज में ये आ गया 400 से 700 nm, तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्लांट्स विच ग्रो ऑन सेलाइन सॉइल्स आर कॉल्ड जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या फिर सक्यूलेंट। देखिए, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो जो पौधे पानी में उगेंगे उनको हाइड्रोफाइट कहा जाएगा। हेलो का मतलब होता है साल्ट, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे एक वर्ग होता है हेलोजन जिसको कहा जाता है, जिसमें हेलोजन जिसको कहा जाता है, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन आता है ना। तो हेलो का मतलब होता है साल्ट। तो चूंकि नमक युक्त मिट्टी में बनता है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? हेलोफाइट कहा जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण किसकी संयुक्त अवस्था है? इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ जैविक कारक, शारीरिक कारक, अजैविक कारक या फिर ऊपर के सभी? बायोटिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर या फिर ऑल द एबव? एनवायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ, पूछा जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, तो ऑल द एबव। एनवायरमेंट में क्या होता है? बायोटिक फैक्टर भी होते हैं, जैविक कारक भी होते हैं, शारीरिक कारक भी होते हैं, अजैविक कारक भी होते हैं, सब होते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण तो सब के मिलने से बनता है ना, तो क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर के हिस्से कैसे जाता है? मतलब वाटर इज कंडक्टेड इन वैस्कुलर प्लांट्स बाय फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू या फिर आपका मेरिस्टेम्स या फिर जाइलम टिश्यू। अब ये पूछा जा रहा है कि ऊपर की तरफ जो जड़ से ऊपर की तरफ जो पानी जाता है पत्तों तक और वहां पर खाना वगैरह बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है आपका जाइलम टिश्यू के कारण होता है, ठीक है। जाइलम टिश्यू के कारण जो है वो जल या फिर जो खनिज पदार्थ है वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। और जब खाना बन जाएगा, जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, वहां पर एनर्जी उत्पन्न हो जाएगा, तब वो एनर्जी जो है फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम टिश्यू होता है, एक फ्लोएम टिश्यू होता है, संवहनी होता है, ठीक है। चलो 202 में देख लेते हैं। पौधे के किस घटक से पुष्पन के लिए उत्तेजना प्राप्त होती है? विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव्स स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग? स्टेम्स, शाखाओं से, पत्ते से या फिर जड़ों से? तो ये जो है आपका स्टेम मतलब तना। तो यहां पर यदि हम लोग देखें स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग के लिए स्टिमुलस जो है वो किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? लीव्स, पत्तियों से। पत्तियों से जो है आपका स्टिमुलस प्राप्त होता है फ्लावरिंग के लिए, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खनिज है क्या है? मिनरल्स आर लिक्विड्स यानी कि द्रव, अकार्बनिक ठोस यानी कि इनऑर्गेनिक सॉलिड, गैस है या फिर उपयुक्त में से सभी है? खनिज क्या है ये पूछा जा रहा है। खनिज क्या है? तो ये जो हो जाएगा अकार्बनिक ठोस हो जाएगा। जितने भी मिनरल्स होते हैं वो आपका इनऑर्गेनिक सॉलिड्स ही होते हैं, याद जरूर रखिएगा, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। ये पूछा गया है, हाल ही में पूछा गया। चलिए, प्राकृतिक प्रणालियों का विकास निम्नानुसार वर्णित है। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज, सिस्टम का एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ द सिस्टम्स, इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, प्रणालियों का विकास, प्रणालियों की स्वनिरंतर प्रक्रिया यानी कि सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस ऑफ द सिस्टम्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम जो होता है उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस ऑफ द सिस्टम से, ठीक है, प्रणालियों की स्वनिरंतर प्रक्रिया से, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आनुवंशिकी से संबंधित है। जेनेटिक्स डील्स विद, आनुवंशिकी से किसका नियम संबंधित है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जा रहा है। तो मेंडल का लॉ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि जैविक विकास,
डीएनए स्ट्रक्चर यानी कि डीएनए की संरचना, या फिर हेरिडिटी एंड वेरिएशंस यानी कि आनुवंशिकता और विविधताएं। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो जेनेटिक जो है वो डील करता है किससे किससे डील करता है, ये जो है आपका हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करता है। जेनेटिक्स जो है वो हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर उपयुक्त सभी, मतलब सभी से रिलेटेड है। तो यहां पर यदि हम लोग देखें मेंडल का जो प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस का, वो किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है लैंगिक जनन पर, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर यह बेस्ड है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भ्रूण किसमें मिलता है? एम्ब्रॉय इज फाउंड इन फूल में, पर्ण में यानी कि पत्ती, पर्ण का मतलब हो गया पत्ती यानी कि लीव्स, बीज में, या फिर कली में। कली मतलब बर्ड, बीज मतलब सीड, आप जानते ही हैं। तो एम्ब्रॉयो किस में पाया जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एम्ब्रॉयो आपका पाया जाएगा सीड में पाया जाएगा, बीज में पाया जाएगा भ्रूण। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। दोमट मिट्टी में कौन सी मिट्टी के कण मौजूद होते हैं? मतलब व्हाट सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल्स? रेत के कण, क्ले के कण, क्ले पार्टिकल्स, सिल्ट के कण, सिल्ट पार्टिकल्स, या फिर सभी प्रकार के कण। तो यहां पर पूछा जा रहा है लोमी सॉइल में सभी प्रकार के कण पाया जाएगा। रेत का भी कण होगा, क्ले का भी होगा, सिल्ट का भी होगा, सब प्रकार का कण जो है आपका लोमी सॉइल में पाया जाएगा। ठीक है, 208 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि सभी प्रकार के कण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं? द सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप तत्व की जब परिभाषा पढ़ेंगे, एलिमेंट्स की जब परिभाषा पढ़ेंगे, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनता है और जिसको विखंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी दूसरे प्रकार के परमाणु में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको तत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व यानी कि नेटिव एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। किस मिट्टी में पौधों के लिए सर्वाधिक पानी उपलब्ध होता है? सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज मैक्सिमम इन। तो क्लेई सॉइल, सिल्टी सॉइल, सैंडी सॉइल, या फिर लोमी सॉइल। मतलब कहने का मतलब है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी जो होता है वो सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा ठहरता है, जिसमें सबसे ज्यादा देर तक रुकेगा पानी, उसी में सबसे ज्यादा देर तक अवेलेबल होगा ना। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्लेई सॉइल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इस कारण से बहुत ही सटे सटे होते हैं और वो जल्दी से पानी को सूखने नहीं देते। ठीक है, और सबसे कम किसमें होगा? सबसे कम होगा सैंडी सॉइल में, क्योंकि इसमें तो मोटे मोटे बालू के कण होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसमें पानी जो है तुरंत ही नीचे की तरफ चला जाएगा, इसमें पानी ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्ले मिट्टी, यानी कि वेरी फाइन पार्टिकल वाली मिट्टी। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा और चलते हैं, टाइम बचा हुआ है, तो 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। चलिए देख लेते हैं। कोशिकाओं में सबसे प्रभावी है, कैपिलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन। कोशिका नहीं है, ये केशिकत्व होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? केशिकत्व होगा। ठीक है, केशिकत्व जो है वो सबसे प्रभावी किसमें होता है? क्ले मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, बलुई मिट्टी, या फिर लोमी मिट्टी। अभी जस्ट मैंने बताया केशिकत्व क्या होता है, तुरंत ऊपर चला जाता है पानी या फिर नीचे की तरफ चला आता है। ठीक है, तो ये जो होगा सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा होगा, बलुई मिट्टी में सबसे ज्यादा होगा, पानी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 211 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बलुई मिट्टी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, किसमें होता है? नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर पेरोक्सिसोम में। तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट काम आता है, पौधों, हरी पौधों की पत्तियां जो होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्लोरोप्लास्ट सही आंसर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, या फिर निहारिकाएं, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, या फिर नेबुला। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें आपका 213 का आंसर होगा डी, यानी कि नेबुला। निहारिकाएं जो होती हैं वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होती हैं, बाकी जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, धूमकेतु होते हैं, ग्रह होते हैं, ये सब ग्रह तो आप जानते ही हैं कि सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, टोटल कितने ग्रह हैं? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, जरा सा हमको कमेंट में लिख करके बताइएगा। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह जो होता है वो किस किस ग्रह के बीच में पाया जाता है, ये भी जरा कमेंट में बताइएगा। और कमेंट में यदि आप नहीं बताएंगे तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
टेबल साल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, टेबल साल्ट किसका प्रोडक्ट होता है, खाने का नमक। NaCl किससे बनता है, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, और मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार किससे बनता है, वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, किससे बनता है आपका टेबल साल्ट, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बनता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। यहां पर जो है NaOH प्लस HCl करेंगे जब हम लोग, तो यहां पर देखेंगे कि हमारा क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर नमक बन जाएगा। तो NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के मिलने से आपका टेबल साल्ट बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, जीन के सम्मिश्रण से यानी कि ब्लेंडिंग ऑफ जीन, क्रोमोजोम के बदलाव से, क्रोमोसोमल चेंजेस, जीन के मिश्रण से, सफलिंग ऑफ जीन्स, या फिर उपयुक्त सभी से। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त सभी से होगा, मतलब ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स भी होगा, इसमें क्रोमोसोमल चेंजेस भी होगा, सफलिंग ऑफ जीन्स भी होगा, यानी कि तीनों का तीनों होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है, इंडिया थर्ड रिसर्च सेंटर एट अंटार्कटिका इज नेम्ड एज, भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान, या फिर मैत्री। तो यहां पर यदि हम लोग देखें, स्वागतम तो होगा नहीं, हिंदुस्तान होगा नहीं, भारती और मैत्री दोनों है, और साथ में एक और है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ये तीन जो है आपके अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र हैं। यदि कहें तो भारती जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2013 में, ठीक है। मैत्री की यदि बात करें तो मैत्री जो है वो इसकी स्थापना हुई 1989 में, ठीक है। और दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1984 में, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका भारती, तीसरा जो है सबसे लास्ट में कौन बना, भारती बना। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारती हो जाएगा तीसरा। चलिए आगे देख लेते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स यूज्ड इन क्लॉक्स आर सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो सोडियम सिलिकेट होगा, सोडियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक, याद रखिएगा। ये पूछा जा चुका है कई बार, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रोमीन है एक, ब्रोमीन क्या है, कलरलेस गैस यानी कि रंगहीन गैस, ब्राउन सॉलिड यानी कि भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, या फिर रेड लिक्विड लाल द्रव। ब्रोमीन के बारे में यदि हम लोग देखें तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन जो है एक रेड ब्राउन लिक्विड है, ये जो है रेड ब्राउन लिक्विड है, ठीक है। और इसके बारे में देखें, ये रूम टेम्परेचर पर, रेड ब्राउन लिक्विड कब होता है, रूम टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। तो इसको लाल द्रव कहा जा सकता है, ठीक है। गैस तो होता नहीं है, ठोस भी नहीं होता है, तो ये तीनों होगा ही नहीं। ये कैसा होता है, द्रव होता है, ठीक है, लाल द्रव होता है। तो चलिए ये पेज भी खत्म हो गया, और अब जो है 70 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 78 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं चंद्रवर्धन फिलहाल इस वीडियो के लिए आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।